अभिषेक झा, अच्छे दिन आ गए क्या? एक युवा होने के नाते, प्रवक्ता तो है ही, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, पर एक युवा को जब बताया गया था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए भी खाते में आ जाएंगे, महंगाई की मार से भी निजात मिल जाएगी, युवाओं के अच्छे दिन आ गए अभिषेक? देश के अच्छे दिन आ चुके हैं और इसी बात का द्योतक है कि जब भी चुनाव होते हैं तो देश के लोग जो अपना समर्थन है वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को देते हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो यहां भी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को ही देते हैं। आपने अच्छा किया अभिषेक, एक सेकंड के लिए हम जहां खड़े मेरा हैं जो उससे दूसरा ज्यादा सवाल है जरूरी ना, होता है। आपने मेरे सवाल को जस्टिफाई कर दिया। मैं यही सवाल इसीलिए सोच समझकर बड़ी एडिटोरियल डिस्कशन के बाद किया था कि देश का अमृतकाल, आम आदमी का संकट काल। देश का तो आ गया भाई, हाँ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाँ जी 140 करोड़ का बड़ा मार्केट है, तो दुनिया यहां पर आतुर है इन्वेस्ट करने के लिए। मान सम्मान की बातें अब वो तो बोलते रहे कि अब बहुत मान बढ़ गया, 101 देशों में हमारे पासपोर्ट की जो मजबूती है वो 79वें नंबर पर है। ये देश का मान बढ़ गया, देश का मान बढ़ गया। ये लोग वो ज्यादा चिल्लाते हैं जो आज तक कभी विदेश गए ही नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो देश का अमृतकाल में मान लेता हूं आ गया, आम आदमी का भी आ गया है या उसका संकट काल हो रहा है? नहीं संदीप जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा। और देश जिन परिस्थितियों में पहले था, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहां से हमने डेवलपमेंट की तरफ ही कदम बढ़ाए हैं। जब भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता की तो दुनिया में किस तरह का सकारात्मक संदेश गया वो भी आपने देखा। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो विश्व गुरु को थोड़ा परिभाषित करेंगे, विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार, और अब 2025 की बात नहीं बताएंगे, विश्व गुरु बन रहे हैं 2047 का सपना बेचने लगे। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, फ्यूचर लुकिंग होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी को नहीं, मुझे लगता है संदीप जी, राहुल गांधी जी को एक सच्चे और अच्छे गुरु की जरूरत है जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके। वो नीतीश कुमार की बात मान लेते, उनको संयोजक बना देते तो आप उनको थोड़ा ढंग का पाठ पढ़ा देते, ये कह रहे हैं? वो तो अब समय बीत गया। वो समय बीत गया। अपॉर्चुनिटी एंड टाइम बोथ आर पैरेलल थिंग्स संदीप जी। हाँ। सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रास्प करते हैं तो शायद आगे बढ़ पाए, नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाते हैं। बहरहाल हमने देखा है किस तरह से हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स हो, उनका निर्माण होता है। हो गया, बिजली, बुलेट ट्रेन चलने लगी। किसानों एक मिनट, बुलेट ट्रेन चलने लगी। और अभिषेक आप पटना में रहते हैं, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो प्लीज एक मिनट सुनिए ना। दिशा में तो बढ़ ही रहे हैं, 2047 में पहुंच जाएंगे। आप टाइमलाइन इतनी बढ़ा देते हैं। दिल्ली पटना की सो कॉल्ड लो कॉस्ट एयरलाइन, भाई बीजेपी कह रही थी ना, आपकी सरकार कह रही थी आम आदमी चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठेगा। पसीने नहीं छूटते आपके? ईमानदारी से बताना। पटना दिल्ली की कई बार हवाई जहाज की टिकट खरीदने में कि अरे रात की राजधानी से ही चला जाऊं दिल्ली, सोचा होगा ना कई बार। आज की डेट में, आज की तारीख में संदीप जी, राजधानी में फर्स्ट क्लास की टिकट महंगी है फ्लाइट की टिकट से। अगर आप पटना दिल्ली को अभी सर्च करें, 8-10 दिन 7 दिन बाद की टिकट्स को अगर आप देखते हैं, आप प्लान बनाते हैं, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम सकता है, उससे भी थोड़े कम में चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम सकता है। आप ये आपने देखा है कि अभी नहीं एक मिनट जी संदीप जी, मेरा ये कहना है, मैं इस दिशा में और एक बात कह दूं कि अभी बिहार की सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि जो पेट्रोलियम फ्यूल है उस पर भी वैट की दर को एकदम घटा दिया गया है, जिससे अब यहां से उड़ने वाली एयरलाइंस का जो किराया है वो और भी कम होगा। और सचमुच जो चप्पल पहनेगा ना वो भी इत्मीनान से एयरलाइन से ट्रैवल कर सकता है। वो होगा, सब कुछ भविष्य के गर्भ में। एक मिनट, और ये अच्छा किया आपने, एयरलाइन भविष्य नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, एयरक्राफ्ट फ्यूल का, एविएशन फ्यूल पर वैट घटा देंगे। अरे भैया जो वो मोटरसाइकिल चला रहा है पटना में बोरिंग रोड पर, घटा दिया। एक मिनट सुनिए तो, अरे सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। वो 35 रुपए पे मिल रहा है पेट्रोल। बहुत हुई पेट्रोल की मार, बहुत हुई डीजल की मार, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। वो पैसा कहां गया? वो तो
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी $60 तक आ गई थी। आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिली? ये तो वादा था ना। आप एक बात बताइए संदीप जी, नहीं, जब 2004 के आसपास मुझे ज्ञात है कि पेट्रोल की कीमत अगर 30 रुपए के आसपास थी, और 14 की अगर हम बात करते हैं तो 68 रुपए के आसपास पेट्रोल हुआ, यानी 250% की वृद्धि हुई। अच्छा। और जब एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तब से लेके अब तक अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो महज 150% की वृद्धि हुई। तो ये सवाल हमसे कौन लोग पूछ रहे हैं? इकोनॉमिक्स आप, ये सवाल हमसे मतलब वो लोग आप पूछ लोगों रहे ने हैं जो इकोनॉमिक्स लोगों का ने अपने आंकड़ा, करना। इकोनॉमिक्स को ऐसा बना दिया है। और आप तो इतने पढ़े लिखे युवा हैं अभिषेक, ये वही अभी हमारे एक कार्यक्रम में एक प्रवक्ता कह रहे थे किसान की आमदनी 55% बढ़ गई। अरे भाई, दोगुनी करने का वादा था ना, और 55 बढ़ गई तो लागत कितनी बढ़ी? लागत भी तो बताओगे। एक ही तरह के आंकड़े बता के स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़ेबाजी का खेल बड़ा डेंजरस हो जाता है। अब इसमें एक और आंकड़ा बता दीजिए ना। और आप तो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। वो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, 22 करोड़ मिल गए। वो आंकड़ा क्यों नहीं बताते? देखिए संदीप जी, नहीं, हम लोग कभी भी एक बात नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तथ्यों पर बात हो। ये बात एकदम सत्य है कि देश में बेरोजगारी को दूर करना एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस दिशा में हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं लोगों की रहती हैं, कई बार परिस्थितियों के हिसाब से हम उसे छू नहीं पाते नहीं, उसको हैं। छिपाते लेकिन भी ये हैं कह ना। देना कि इस दिशा में अभिषेक, सरकार ने एक पहल सेकंड। नहीं की है, अभिषेक, मैं ऐसा नहीं मानता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, छिपाते नहीं, भी है ना। अब 2018 मुद्रा योजना है, सुनिए ना, करोड़ों का ऋण दे रहे हैं। सुनिए ना, मुद्रा योजना पर तो आते हैं। पहले नीति आयोग का ही आंकड़ा था 2018 में नवंबर में रिपोर्ट आई, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी की दर है। कहा गया ये तो फर्जी है। सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया। मई में चुनावी नतीजे आ गए 2019 में, जून में मान लिया वो आंकड़ा सही था। उसके बाद रोजगार के आंकड़े नहीं बताए जाते, पीएलएफएस के आंकड़े बता दिए जाते हैं। संदीप जी, आप अगर एनालिसिस करें और इस बात को समझें कि पीएफ के अकाउंट्स कितने खुले इस देश में, तो उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं मिलते तो पीएफ के अकाउंट्स क्यों खुल रहे हैं। वो तो वही बात हो और गई, अगर जनधन सरकार खाते युवाओं कितने को खोल रोजगार दिए, के लिए प्रोत्साहित उन नहीं जनधन कर रही खातों में होती। पैसे कितने हैं? अभिषेक, सवाल वहां है। नहीं भाई, वो मुद्दा नहीं है संदीप जी। अच्छा, वो हम मुद्दा नहीं इस है। दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम नहीं, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है ना। लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि किसी ग्लास में अगर आधा पानी भरा है तो हम बोलते हैं कि आधा पानी भरा है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि ये ग्लास तो आप सकारात्मक सोच वाले हमारा हैं। नजरिया विपक्ष भरे जो हुए है पानी पर वो रहता हमेशा गिलास आधे भरे गिलास को आधा खाली गिलास ही देख रहा है। मनोज काका, यही आपकी दिक्कत है। आशावादी है ही नहीं आप, निराशावादी लोग हैं। नहीं, हम लोग तो बहुत आशावादी लोग हैं, लेकिन किसी भी उपलब्धि को आकलन करने के लिए कम से कम उपलब्धियों के तथ्य और उसके बरक्स क्या चीजें उपलब्ध है, क्या हासिल हुआ है, उसका आकलन करना तो जरूरी है ना। कहाँ तो वो बात है कि कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। तो मोदी जी के 11 सालों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 सालों की उपलब्धियों का आप आकलन करेंगे तो मैं आंकड़ों की बहुत बात हो गई, लेकिन नहीं, आपने ना आंकड़ों पे ही रहते हैं मनोज। हाँ, आंकड़ों पर ही। ये कौन सा आंकड़ा भाई, कौन सा गणित लगाया है अखिलेश यादव ने? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कौन सा गणित लगाया कि 9 साल योगी के और 11 साल मोदी के 20, वैसे भी 8.25 साल हुए हैं योगी सरकार की। ये कुछ भी आंकड़े के नाम पर? नहीं, आंकड़े के नाम पर कुछ नहीं। क्या नहीं, तुकबंदी नहीं। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ 8 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री हैं? ये तो बात है ना, उनकी जिम्मेदारी तो है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में, आप पहले देश के संदर्भ में हमको, आपको डीजल, जैसा आपने बताया, बिहार के साथी ने कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है। इनको शर्म नहीं आ रही? पूरे देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा 6-7 रुपया महंगा वहां
डीजल पेट्रोल मिलता है। ये हवाई जहाज के पेट्रोल, हवाई जहाज के फ्यूल की इनको बहुत चिंता है, लेकिन आम आदमी जिन साधनों से चलता है उनके फ्यूल की इनकी चिंता नहीं है। जब वैश्विक मार्केट में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल था, तब इसी भारत में 55 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था। आज जब वैश्विक मार्केट में 66 रुपया प्रति डॉलर कच्चा तो तेल है, तो इस भारत में पेट्रोल 100 रुपये से ज्यादा है और डीजल कई जगह 90 रुपया है, 90 रुपया, 92 रुपया है। तो यह सरकार से सवाल है, आपने क्या क्या 10-11 सालों में मोदी जी हासिल किए, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। यह हासिल किए कि ILO की रिपोर्ट है कि भारत के 90% जो कमेरा तबका है उसकी आमदनी अब सबसे ज्यादा कम है। भारत पर जो कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया था, वो 200 इस समय 255 लाख करोड़ रुपया है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो $4.56 ट्रिलियन है, इतनी ही है ना। अगर उसमें से लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तो हमारा कर्जा है, यही तो है। अगर आप घटाएंगे तो, अगर आप 255 लाख करोड़ रुपए को ट्रिलियन डॉलर में बदलेंगे तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर वही तो बैठेगा कि नहीं? वही वो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैं निराशावादी हैं साहब खत्म कर रहा हम हूं, क्या सुन हम लीजिए। क्या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, चौथी सबसे बड़ी हो जाएंगे क्या? हमारी विकास दर सबसे तेजी से नहीं बढ़ रही है दुनिया भर में? देखिए, हम हैं क्या, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये विश्व गुरु तो बनना चाहते हैं, और इनकी वैश्विक नीति ये है कि इनके और हमारे बीच का जो झगड़ा था, पाकिस्तान और हमारे बीच का, अब एक दुनिया का सबसे वाहियात बयान देने वाला राष्ट्राध्यक्ष रोज उस पर बयान देता है। और इनकी वैश्विक नीति और इनकी वैश्विक स्वीकार्यता इतनी है कि ये एक शब्द, एक लफ्ज नहीं बोल पाए। हम आप जब संवाद कर रहे हैं, भारत के हजारों छात्रों को उसी अमेरिका में कुचला जा रहा है माइग्रेशन के नाम पर। एक शब्द ये सरकार नहीं तो किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अमेरिका की दास्ता कर रहे हैं, किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अपने लोगों की और देश के संप्रभुता की तो दास्ता किए नहीं। 2 करोड़ रोजगार कोई ABP चैनल और संदीप चौधरी नहीं कहे थे चिल्ला चिल्ला करके। 2 करोड़ रोजगार के बरक्स में आपने देश के सदन में कहा कि हमने आप 7 जातियों में तोड़कर समाज को तुष्टीकरण करके राजनीति करते आए थे, यहां पर रिकॉर्ड की राजनीति करने लगे हैं। देखिए साहब, ये कह रहे हैं ना जगत प्रकाश नड्डा, हम तो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं, आप तुष्टीकरण की कर रहे थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बस चंद सेकंड दे दीजिए। मैं जयप्रकाश नड्डा से कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, जगत प्रकाश, कि इसने जगत प्रकाश नड्डा जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो जाति व्यवस्था किसने बनाई और वो आरक्षण किसने दिया था कि फला जाति के मंदिर में पूजा करेंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ चमड़ा छिलेंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ सब्जी उगाएंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ भैंस धुलेंगे। ये आरक्षण किसने दिया था? ये आरक्षण किसने बनाया था? उन्हीं के मनुस्मृति में और मनु संहिता में बना था। उस पर कभी उन्होंने बोला ये आरक्षण किसने बनाया था? ये जाति व्यवस्था किसने बनाई, किसने थी? उनकी हिम्मत है इस व्यवस्था को तोड़ने का? आज तक हिम्मत कर पाए? वो चाहते हैं कि सिर्फ भारत में शीर्षस्थ और उच्चस्थ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चला रहे हैं कि अपने स्वजातियों को सरकार से लेकर के, आप भी तो वही कर रहे थे। आप यादववाद फैला रहे थे, यादव राज। अब आप कह रहे हैं कि राजपूत राज फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सिद्ध हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपको चैलेंज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर समावेशी सरकार उत्तर प्रदेश में जो चली है वो समाजवादियों की। तो ये आपने एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वाजपेयी। एक मिनट मनोज रुकिए, मैं माफी मांगूंगा। 46 में 56 उनका गणितीय आंकड़ा भी ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के पटल पर झूठ बोले, आज तक जवाब नहीं दे पाए। रुकिए तो सही।